नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संधि टॉपिक के अंतर्गत व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। इससे पहले स्वर संधि और उसके जितने भी प्रकार हैं उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। व्यंजन संधि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें व्यंजन आएगा, तो व्यंजन पहले हम लोग देखते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। तो जो ककारा होता है ना, का खा गा गा अंगा चा छा जा जा इया, जैसे इस तरह करके ये सब व्यंजन में आते हैं। टोटल हिंदी में 52 व्यंजन होते हैं और बाकी व्यंजन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा आपका टॉपिक वर्णमाला में। जो हिंदी वर्णमाला टॉपिक है ना, उसमें ये आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। तो आप देखते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। क्या लिखा है? जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि कहाँ पे होती है? पहला वर्ण व्यंजन होना जरूरी है। संधि के लिए दो शब्द चाहिए। अब दो शब्दों को जब जुड़ते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, अब मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में कि वर्ण या अक्षर इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, और दो जब अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो तीसरा वर्ण बनता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में पहला जो शब्द होगा उसका आखिरी अक्षर जो है ना, मतलब उसके आखिर में जो मतलब व्यंजन होना जरूरी है। तो व्यंजन और दूसरा जो शब्द होगा उसका पहला जो वर्ण है, वर्ण या अक्षर है, वो स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो यदि स्वर संधि से कंपैरिजन करो तो स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, मतलब पहले शब्द के आखिर में स्वर और दूसरे शब्द के शुरुआत में स्वर। तो दो स्वरों के मिलने से स्वर संधि बनती है। लेकिन यहाँ पे पहले शब्द के आखिर में व्यंजन और दूसरे शब्द के आखिर में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। नोट यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। अभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, क्या है कि नए नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। याद रखना है कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्यंजन संधि को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको हल संधि दिया होगा, वो टिक करना है। व्यंजन संधि में कुछ नियम दिए गए हैं जिसके आधार पर चेंजेज होते हैं, कि मतलब दो शब्द जब मिलेंगे तो तीसरा शब्द बनेगा। तो शब्द नहीं मिलते हैं, पहले शब्द के आखिर में जो वर्ण या अक्षर होता है और दूसरे शब्द के शुरुआत में, वो उनमें चेंज आता है। तो पहला नियम देखते हैं। यदि का चा टा ता पा के बाद वर्गों का तीसरा अथवा चौथा वर्ण अथवा यारा लावात या कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो का चा टा ता पा है ना, जो हिंदी की व्यंजन है ना, उसमें जो ककारा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें पहले जो वर्ग होते हैं ना, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनको बोलते हैं। तो का वर्ग में क्या आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा इया, ऐसे ही टा ठा डा डा अणा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। तो का वर्ग हो गया, चा वर्ग ऐसे ही तो लिखा है ना, का चा टा ता पा के बाद वर्गों का, मतलब इन्हीं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का तीसरा या चौथा। तो का वर्ग का तीसरा क्या हो गया? का खा गा, गा और गा, तीसरा और चौथा वर्ण की बात हो रही है। ऐसे ही चा का क्या होगा? चा छा जा, जा और जा, चा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हुआ। या बोल रहा है इनके अलावा, ये 5 वर्ग दिए हैं, इसके अलावा या रा ला वा या कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिया गया, उससे आपको आसानी होगी। काफ़ी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे लिखा है वाक जाल,
तो देखो वाक में लास्ट में ख़त्म हुआ है का से और का में हलंत लगी है, तो इसका मतलब है का आधा है। तो का और जा, तो देखो इसमें का भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है। तो व्यंजन संधि में दोनों व्यंजन होंगे या पहला व्यंजन दूसरा स्वर होगा। तो का और दूसरा जा, तो देखो चा वर्ग में जा किस में आ जाता है, तीसरे नंबर में आता है ना, चा छा जा। तो का वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो वाक जाल ऊपर जो लिखा है ना उसका यही मतलब है कि का चा टा ता पा वर्ग के बाद यदि इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो जो पहले दिया गया वर्ण तो उस वर्ग का तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर हो जाता है। तो का के बाद जा आया तो का वर्ग का तीसरा गा हो गया। ऐसे लिखा है खट प्लस आनन, तो लिखा है खडानन। तो देखो टा और प्लस आ, तो यहाँ पे स्वर आ गया ना। यहाँ पे ऊपर लिखा है ना कि कोई स्वर आए, ऊपर आप देखिए ये लिखा है अथवा कोई स्वर आए। तो यहाँ पे टा आया और उसके बाद आ जो है ना वो स्वर हो गया। तो टा वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो टा ठा डा, तो हो जाएगा खडानन। अगला है अच अंत, तो इसमें चा आया फिर दूसरे में आ आया, तो चा का हो जाएगा चा छा जा, तो अजंत। वृहत रथ, तो वृहत प्लस रथ, जैसे इसमें संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो आपको वृहत जैसे लिखा है, मतलब इसके सभी शब्दों में आखिरी में ना, जैसे ता यहाँ वृहत में ता आया तो हलंत लगाना है। यदि आप हलंत नहीं लगाएंगे तो ता के साथ में आ जुड़ा हुआ माना जाएगा, तो वहाँ पे ता नहीं लिखेंगे, वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। यहाँ पे स्वर संधि जो मैंने बताई है ना उसमें ऐसे ही हुआ है, बताया है कि जैसे कुछ भी लिखा है, मान लो पा लिखा है तो पा के साथ आ अपने आप उच्चारित हो रहा है ना, तो यदि पा में हलंत लगा देंगे तो वो आ गायब हो जाएगा। तो ता के साथ में बाद में क्या आया प्लस रा, व्यंजन आया, बोला है ना यारा लावा अथवा कोई स्वर आए, तो रा आया ना यहाँ पे। तो ता वर्ग का तीसरा ता था दा, तो वृहद्रथ। उत योग, तो ता के बाद या आया तो उद्योग हो गया, ता था दा। ऐसे ही सुप अंत, तो सुबंत, तो पा फा बा हो गया। देखो तो क्या हुआ, इसमें पहले वाले नियम में क्या देखना है कि जो दो शब्द जुड़ रहे हैं तो पहले शब्द के अंत में क्या है का चा टा ता पा, ये आएगा। और दूसरा जो शब्द शुरू हो रहा है उसको शुरुआत में क्या है यारा लावा, या कोई स्वर, तो काचा टा तापा के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। नियम दूसरा देखते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक क्या होते हैं जिनका हम उच्चारण नाक से करते हैं, तो ये अनुनासिक वर्ण आते हैं, इनको यंगणनम बोलते हैं। तो जैसे इया, अंगा, इया, अणा, न, मा, इनको आप बोलोगे ना तो नाक ऐसा लगेगा थोड़ा सा नाक का यूज हो रहा है। यंगणनम, नाक के बिना इनको आप नहीं बोल सकते हो। तो नियम क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग के, वर्ग मैंने बता दिया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ऐसे ही होते हैं। तो का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा, ये 5 वर्ण आ गए। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक आए, तो प्रथम वर्ग की बात हो रही है, तो ये हो गया प्रथम वर्ण सभी के का चा टा ता पा, इनके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण मतलब यंगणनम, तो उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो उसी वर्ग का अनुनासिक। सीधी सी बात है। अब देखो एग्जाम्पल से समझने में बहुत आसानी रहती है। लिखा है वाक में, पहला एग्जाम्पल लिखा है वाक में, तो का आया आखिर में और उधर क्या आ रहा है माँ, तो माँ अनुनासिक हो गया, तो का वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो का वर्ग का अनुनासिक क्या होता है का, खा, गा, गा, अंगा, तो हो गया वांग में। तो ये अंगा लिखा है वांग में जो लिखा है बीच में, वाह और माँ के बीच।
दूसरा है खट मास, तो टा आया और उसके बाद माँ, तो माँ फिर से आ गया तो टा का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो टा वर्ग का अनुनासिक क्या होता है? टा ठा डा डा आणा, तो हो जाएगा खड़ मास। अगला है जगत नाथ, तो ता के बाद ना आ गया, फिर ना अनुनासिक है तो हो जाएगा जगन्नाथ। किसका अनुनासिक? ता का, ता वर्ग का। ता वर्ग का अनुनासिक होता है ना, ता था दा धा ना। तत्मय तो हो जाएगा तन्मय। ये हो गया दूसरा नियम। देखते हैं तीसरा नियम। यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा आता है तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। ता या दा के बाद चा या छा आए तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा है सत चरित्र, तो ता आया, उसके बाद क्या आया? चा, तो हो जाएगा सच्चरित्र। ऐसे ही पद छेद, तो द और छा तो हो जाएगा पदछेद। हर केस में चा हो जाता है। वृहत छत्र तो हो जाएगा वृहत छत्र। क्या नियम क्या था? ता या दा के बाद चा या छा आए तो क्या हो जाएगा? चा। अगला है नियम चौथा। यदि ता या दा के बाद जा अथवा झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। पहला एग्जाम्पल है जैसे सत प्लस जन, तो ता के बाद जा आया तो हो जाएगा क्या? जा, तो हो जाएगा सज्जन। ता का क्या हो गया? जा। उज्ज्वल, ता के बाद जा आया इसमें भी तो हो जाएगा उज्ज्वल, जा हो गया। अब आया विपद प्लस जाल, तो दा के बाद चा आया तो इसमें भी जा हो जाएगा, तो विपद जाल। बिल्कुल चौथा और तीसरा नियम में ना बस ये सिमिलरिटी है लगभग। देखो ता या दा के बाद तीसरे नियम में चा या छा आ रहा है और चौथे में ता दा के बाद जा अथवा झा आ रहा है, तो वो क्या जाएगा? जा। तीसरे में हो जाएगा चा, चौथे में हो जाएगा जा। अगला नियम क्या लिखा है? यदि ता या दा के बाद टा या ठा हो तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है। ता या दा की सीरीज ही चल रही है, अब इसमें टा या ठा है तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? टा। ऐसे लिखा है तत् प्लस टीका तो तट्टीका, तो तट्टीका आप दो तरह से लिख सकते हैं। जो बड़ी टा है उसके नीचे टा लगा दो या छोटी टा पहले लिख दो, मतलब आधी टा। तो दो तरह से यहाँ पे तट्टीका लिखा हुआ है। तो ता के बाद टा आया ना, नियम क्या है? ता या दा के बाद टा या ठा आए तो ता या दा के स्थान पे टा हो जाएगा। अगला है फिर से ता या दा रिपीट हो रहे हैं। ता या दा के बाद डा या ढा हो तो ता या दा के स्थान पे डा हो जाता है। जैसे उतडयन तो उड्डयन। 7 नियम क्या बोल रहा है? स्टार मार्क लगा है, मतलब इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यदि ता या दा के स्थान के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पे ला हो जाता है। तत्लीन, तो ता के बाद ला आया तो हो जाएगा तल्लीन। ऐसे उतलास, तो ता के बाद ला आया तो हो जाएगा उल्लास। नियम 8वां। यदि ता या दा के बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाता है। अच्छा, ता या दा के बाद सा आए तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाता है। अच्छा, ता में देखो लिखा है सत, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, सत प्लस शास्त्र, तो ता के बाद सा आया तो ता का हो जाएगा चा और सा का हो जाएगा छा, ये बोल रहा है। तो सत छात्र, ता का चा हो गया और सा का छा हो गया। दूसरा है महत शक्ति, ता के बाद सा आया तो ता का हो गया चा और सा का हो गया छा, तो हो जाएगा महत शक्ति। महत शक्ति मत कर देना, महत छत्ती होगा। 9वां नियम। टोटल यहाँ पे 12 नियम मैंने लिखे हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियम तो और भी होते हैं। कहाँ तक हो गया? 8 तक। 9 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ता और दा तो चल ही रहा है, बाद में आपको थोड़ा सा देखना है। अब मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे पकड़ सकते हैं। मतलब व्यंजन संधि में काफ़ी नियम है,
तो सब नियम यदि आप नहीं याद कर पाते तो पहचाने कैसे कि उसको कैसे अलग अलग करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप नियम 12 नियम है वो देख लेते हैं। तो 9वां नियम हमने पढ़ा क्या, ता या दा के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पे दा हो जाता है। जैसे ऊपर चेंज हो रहा था 8 में ना, तो इसमें दोनों चेंज होंगे ऐसे ही। तो उत्हार तो क्या हो जाएगा उद्धार, तो ता के बाद हा आया तो ता का क्या हो जाएगा दा, और हा के स्थान पे क्या हो जाएगा धा, तो धा आधी हुई तो वो धा नीचे लग गई, तो उत्हार का क्या हो जाएगा उद्धार। ऐसे तत्हित तो तद्धित और उत्हरण तो उद्धरण। फिर से एक बार नियम देखते हैं, ता और दा के बाद हा आए तो ता के स्थान पे दा और हा के स्थान पे धा हो जाता है। एग्जाम्पल, तत् उत प्लस हार, ता के बाद हा आया तो ता का हुआ दा और हा का हुआ धा, तो हो जाएगा उद्धार। 10वां नियम क्या बोल रहा है, छा के पहले कोई स्वर आए तो छा के स्थान पे चा छा हो जाता है। जैसे लिखा है परि प्लस छेद। अब देखो रा में ई की मात्रा लगी है ना, तो मैंने बताया था कि जो हिंदी में मात्राएं होती हैं वो स्वर होते हैं। तो ई प्लस छा आ गया, देखो लिखा छा के पहले कोई स्वर, तो छा के पहले ई आ गया तो छा के स्थान पे आधा चा और छा हो जाता है। तो परि प्लस छेद इक्वल टू परिच्छेद। ऐसे ही वृक्ष प्लस छाया, तो देखो छा में यहाँ पे वृक्ष में जो छा है ना, इसमें हलंत नीचे नहीं लगी तो इसमें आ छुपा हुआ है, तो आ प्लस छा। तो क्या लिखा अब नियम में है कि छा के पहले कोई स्वर आए तो आ भी स्वर है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ और री, ये स्वर होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, तो छा के स्थान पे चा और छा हो गया चा छा वृक्ष छाया। 11वां नियम है, यदि माँ के स्थान पर, ये लिखा है माँ के बाद कोई स्वर आए, स्वर नहीं स्पर्श वर्ण आए, तो स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, ये सब ना स्पर्श वर्ण या अलग जो वर्ण के जो टाइप्स हैं ना वो हिंदी वर्णमाला टॉपिक में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पर्श वर्ण क्या होते हैं वो बता देता हूँ। वो वर्ण जिनको बोलने में हमारी जीभ है ना मुंह के किसी ना किसी भाग पे टच करती है, तो उनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं, यारा लावा शाखा साहा, 3 तरह की सा होती है ना, एक सीटी वाली एक सरौता वाली एक खटकोण वाली। तो यारा लावा के बाद सा 3 तरह की और हा। तो यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, अंग की बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं, अथवा अगले वर्ण के वर्ग का पंचम हलंत वर्ण आता है। जो मात्राएं हम लोग पढ़े हैं ना हिंदी में, तो अंग आहा जो है ना, अंग है ना वो अनुस्वार में आता है, अंग आहा, आहा मतलब हो गई विसर्ग, तो ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब ये नियम इसमें क्या देखते हैं कि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है और अगले वर्ण के वर्ग का पंचम हलंत वर्ण आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सम प्लस हार है, सम प्लस सार, तो माँ आया उसके बाद स्पर्श वर्ण आया ना, सा जो है ना स्पर्श वर्ण है, तो क्या हो जाएगा माँ बदल जाएगा अनुस्वार में और अगले वर्ण के वर्ग का पंचम हलंत वर्ण आता है, तो सम प्लस हार हो जाएगा संसार। ऐसे ही सम प्लस हार संहार। बारहवां नियम देखते हैं, यदि सा के पूर्व छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर खा हो जाता है। जैसे सुषमा, तो यहाँ पे सा के पहले क्या आया ऊ आया, तो ऊ व्यंजन है स्वर है ना, तो
क्या बोल रहा है, सा के स्थान हाँ जो सा हो है ना, जो समा वाला सा है, तो इस सा के स्थान पर दूसरा वाला सा हो जाएगा, तो सुषमा इस तरह से हो जाएगा, सु प्लस समा सुषमा। ऐसे युधि प्लस स्थिर, तो युधि ई प्लस सा आया ना आधा, तो हो जाएगा युधिष्ठिर। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट नियम किसके, व्यंजन संधि के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पहचानेंगे कैसे। व्यंजन संधि में ज़्यादातर केस में आधा अक्षर बीच में आएगा। अक्षर का मतलब ये हो गया का खा गा गा, इस तरह का अक्षर एक, जैसे लिखा है वागजाल, अजंत, खडानन, वृहद्रथ, सुबंत, उद्योग। तो वागजाल में ग तो आधा आया, लेकिन बाकी जो खडानन, अजंत ये लिखा है ना, तो ये आप ऐसे पहचानोगे कि ये किसी वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। जैसे डा है ना, तो टा ठा डा डा डा। जा जो है अजंत में जा आया ना, तो वो चा वर्ग का तीसरा। ऐसे वृहद्रथ में जब इनका विच्छेद आप करने जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि जैसे कहाँ से वो अलग हो रहे हैं, तब आप और आसानी से समझ जाओगे कि जहाँ से अलग हो जाएंगे वो तीसरा होना चाहिए। जैसे सुबंत लिखा है, तो सु प्लस बंत तो हम लोग करेंगे नहीं, तो शुभ का दिमाग में आ जाएगा शुभ प्लस अंत, लेकिन ब जो है ना वो तीसरा है, तो तीसरा किसका है, पा का, तो सुप प्लस अंत होगा। संधि विच्छेद में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे वांग्मय, खड़मास, जगन्नाथ, तन्मय, चारों इसमें देखो ना आया, वांग्मय, खड़मास, जगन्नाथ, तन्मय। सच्चरित्र, पदछेद, वराहछत्र, सब में आधार है सज्जन, उज्ज्वल, विपज्जाल। अब देखो हर जगह अपवाद हैं, तो मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जिससे आपको, जैसे टीका, इसमें भी आधा है, दो टा आ रहे हैं, उड्डयन में दो डा आ रहे हैं, तल्लीन में दो ला, उल्लास क्या लिखा है, सच्छास्त्र, महच्छक्ति, उद्धार, तद्देत, उद्धरण, परिच्छेद, वृक्षाया, संसार, संहार, सुषमा, युधिष्ठिर। ये हो गया। और दूसरा आपको याद, तीसरा तो मैंने बता दिया कि यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, या तीसरा की जगह पांचवा भी आए, क्योंकि इस जो व्यंजन संधि होती है ना, तो इसमें जब शब्द जुड़ते हैं तो उसके बाद तीसरा या पांचवा अक्षर हो जाता है। इसका का, चा, टा, ता, पा वर्ग का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको आसानी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसमें इतना मुश्किल नहीं जितना आपको समझ में आ रहा होगी। 12 नियम है, इसको पढ़ने होंगे, एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ हम अब विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन मिलाएंगे। तो विसर्ग का ऐसे किसे कहते हैं, किसे, ये जो दो लाइनें इस तरह खींची, दो बिंदु जो लगाए जाते हैं ना, इन्हीं को विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलेगा तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी कई सारे नियम हैं, तो पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद मैं तरीका आपको पहचानने का बताऊंगा। देखो पहला नियम क्या है, विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, टा या ठा हो तो सा, और ता या था हो तो ये दो तरह के जो सा लिखे हैं ये हो जाते हैं। तो सब में हमने तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे निश्चल, तो विसर्ग के बाद पहले वाले में क्या लिखा है, पहली लाइन में चा या छा हो, तो छा आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का सा, तो हो जाएगा निश्चल। कुछ लोग निश्चल भी कर सकते हैं, तो निश्चल नीचे वाले का है, निहि प्लस चल, तो विसर्ग के बाद चा आया तो दूसरी वाली सा हो गई है। और मनहताप तो मनस्ताप। दूसरा नियम है विसर्ग के बाद सा, तीन तरह की हैं जो, इनमें से कोई आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। जैसे दुःशासन तो दुःशासन, सीटी वाली सा जो आगे वाली है ना वो हो जाएगा, या विसर्ग वैसे ही बना रहेगा दुःशासन। निशंक तो निशंक या निहिशंक,
हरिसेते या हरिसेते ऐसे जोड़ दो दोनों को। निहिसार तो निस्सार या निहिसार। तो विसर्ग के बाद 3 तरह के सा हैं, उनमें से कोई आए तो विसर्ग के बना रहेगा, तो दोनों को ऐसे ही जोड़ दो। ये विसर्ग हटाओगे तो जो सा दिया गया है वो 2 हो जाएंगे, मतलब एक आधा एक पूरा। तीसरा नियम है, विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजा कर्ण में विसर्ग के बाद का आया तो रजा कर्ण ऐसे ही जोड़ दो। अंतःपुर तो विसर्ग के बाद पा आया तो अंतःपुर, वैसे ही बना रहा। अब इसमें अपवाद देखते हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे पूरा हकार तो विसर्ग के बाद का आया। वैसे तो नियम है कि का खा पा फा आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आधा सा हो जाता है। तो विसर्ग पुरस्कार, ऐसे ही तिरस्कार, भास्कर, नमस्कार। चौथा नियम क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले यदि ई ऊ हो और विसर्ग के बाद का खा या पाफा हो तो विसर्ग के पहले ये खटकोण वाली सा हो जाती है। तो जैसे निह विसर्ग आया और निह में नी छोटी की मात्रा लगी है, तो क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद का खा पाफा है तो कपट आया तो का आ गया, तो क्या बोल रहा है विसर्ग की जगह पे आधा एक खटकोण वाला जो सा है वो हो जाता है। तो निह कपट निष्कपट, ऐसे निह पाप तो पा आ गया, विसर्ग के पहले नी ई की मात्रा लगी है, और जब दूसरा जो शब्द है पाप उसमें पा लगा है तो निष्पाप। और जो इसमें सा खटकोण वाली आएगी ये आपको याद रखना है, सरौता वाली सा मत लिख देना। दुष्प्रकृति तो ई या ऊ आए तो ऐसे ही ऊ आ गया विसर्ग के पहले और बाद में आ गया पा, तो हो जाएगा दुष्प्रकृति। ऐसे दुफल तो दुष्फल। अगला 5वां नियम क्या दिया गया है, विसर्ग के पहले आओ और वर्गों के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो यार वर्ण अथवा यार अलावा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। तपः भूमि तो विसर्ग आया और विसर्ग के पहले तप जो लिखा है ना तो उसमें आ जुड़ा है ना, तो विसर्ग के पहले आ गया और बोल रहा है कि इस तरह का यदि हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो तपः भूमि तो तपो भूमि, ऐसे यशः तो विसर्ग आया और सा में जो है ना आल छुपा हुआ है तो यशोदा। मनः रमः मनोरमः मनोरम तो इसका हो जाएगा मनः प्लस रम, ऐसे मनः प्लस हर। इसमें ये देखना है विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए आ, अब इसमें अपवाद जैसे लिखा है 2 दिए गए पुनः मिलन तो पुनर्मिलन हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब इसमें पुनः मिलन थोड़ी हो जाएगा, बोलने में ही मतलब समझ में आएगा कि पुनः मिलन तो कोई शब्द ही नहीं होता। ऐसे ही अंत प्लस गत तो अंतर्गत। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यार अलावा हा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है निहि प्लस आशा तो हो जाएगा निराशा। अब देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है ऊपर वाले नियम को नहीं। तो क्या बोल रहा है, विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर और कोई स्वर हो तो नी में विसर्ग के पहले क्या है छोटी, तो छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। और बोला विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा या यार अलावा हो तो विसर्ग यार अलावा हो या कोई स्वर हो तो यहाँ पे आ जो आया ना तो आस्वर हो गया तो हो जाएगा निराशा, तो विसर्ग का रा हो जाता है। दुह उपयोग विसर्ग आया, विसर्ग के पहले क्या आया स्वर ऊ और बाद में क्या आया ऊ, तो क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यार अलावा या कोई स्वर हो तो ऊ स्वर आ गया ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ये स्वर होते हैं तो हो जाएगा दुरुपयोग।
ऐसे ही निगुण तो निर्गुण, दुहजन तो दुर्जन। अब तो देखो निर्गुण में ना विसर्ग के पहले ई आया, स्वर हो गया, और विसर्ग के बाद में गा आया, तो गा किसका, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग का रा हो जाएगा, लेकिन इसमें उड़ंती रा बनेगी। तो निर्गुण ऐसे दुहजन तो दुर्जन। अब निर्गुण तो लिखेंगे नहीं, आप निर्गुण को ऐसे लिखा जाता है, निर्गुण उड़ंती रा इसको बोलते हैं, ऊपर वाली लगाते हैं। ऐसे दुर्जन तो लिखेंगे नहीं, दुर्जन हो जाएगा। ऐसे निहि आधार निराधार और निहि अंतर निरंतर, तो इसमें आधार आ रहा है और विसर्ग के पहले ई आ रहा है दोनों में। अब देखते हैं 7वां नियम क्या बोल रहा है। यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और इसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रोग, तो विसर्ग के पहले छोटा बड़ा के अलावा कोई दूसरा स्वर, तो ई आया यहाँ पे, और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और जो विसर्ग के पहले अक्षर लिखा हुआ है वो दीर्घ हो जाता है। तो निहि रोग, तो निहि नी का नी हो जाएगा, तो बड़ी नी हो जाएगी, ना में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो निहि प्लस रोग नी रोग, ऐसे निहि प्लस रोगी नी रोगी। 8वां, यदि आकार के बाद विसर्ग हो और उसके बाद में आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास पास आए स्वरों की संधि नहीं होती। जैसे लिखा है अतः प्लस एव, तो विसर्ग आया, विसर्ग के पहले बोल रहा है यदि आकार के बाद विसर्ग हो, तो अतः में विसर्ग के पहले ता लिखा है और ता में आ लगा है, तो आकार मतलब वो शब्द जो आ से खत्म होते हैं। तो आकार आ आया इसमें। अब बोल रहा है बाद में आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो आगे अतः प्लस ए हुआ है, तो ए आ गया ना, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अतः प्लस एव कुछ नहीं होगा, विसर्ग को हटाओ, दोनों को जोड़ दो, तो अतः एव, अतएव। 9वां नियम क्या है, अंत्य सा के पहले, अंत्य सा मतलब जो शब्द सा से जिनका अंत हो रहा है, उस विसर्ग होने पर नियम 5 लागू होगा। जैसे अधस गति, तो अधः गति इसको हम लोग लिख सकते हैं और ये हो जाएगा अधोगति। ऐसे ही निस्गुण तो निर्गुण लिख सकते हैं, तो निर्गुण हो जाएगा। तो ये हो गए विसर्ग संधि। इसमें आप दोनों को जोड़ करके देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। मतलब या तो संधि विच्छेद पूछेगा या तो बोलेगा कि इस जो दो शब्द दिए गए इनको जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा संधि होने में। तो जैसे लिखा है निश्चल, तो आप निश्चल ऐसे कुछ लिख सकते हैं, या निश्चल। तो जब इसमें भी आधा बीच में आता है, जैसे आधा सा आया, ऐसे दुशासन निसंग, इसमें भी आधे आ रहे हैं, कई में तो विसर्ग भी आ रहे हैं बीच में। जैसे तो लिखा है तिरस्कार, तो तिरकार ऐसे कुछ कर सकते हैं, बस तिरह बीच में विसर्ग लग जाएगा। निष्कपट तो निह कपट, आधा सा को हटा के आपको विसर्ग लगाना है। यशोदा तो यस दा, तो यसह दा, ये समझ लो। ओ की मात्रा वाले याद रखने, पुनर्मिलन और अंतर्गत ये भी दो हो गए। दुरुपयोगी, दुह प्लस उपयोगी, अब इसमें रा आ जाता है, वो वाला है। चलिए ये हो गया मेरी तरफ से पूरा। और आपको इसमें जो कन्फ्यूजन होगा ना, जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना यहाँ पे पढ़ने में समझ में आ रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन पे आगे वाला वीडियो लाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। मतलब उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।